हेलो फ्रेंड्स। आज 27 जून 2025 का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड। और अभी देखो, ईरान इजराइल वॉर चल रहा है। उसमें अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था ईरान से स्पेसिफिक, जहां यूएस ने 3 जो की लोकेशंस हैं, जो ईरानियन साइट्स हैं, ठीक है ना, फर्दो, नतांज और इस्फहान, उन तीनों पे जो है बॉम्बिंग हुई थी यूएस की तरफ से। ईरान ने ना अब क्या किया है, जो यूएस का एयर बेस है ना कतर में, उसमें 2 दिन पहले कतर में अल उदेद और अल असर पे जो है यूएस ने ईरान ने अटैक किया है। ये दोनों यूएस के एयर बेस हैं। तो वेस्ट एशिया का माहौल अगर आप देखो ना, तो बहुत ही मतलब अपने को कुछ भी नहीं पता। इतना क्या इतनी अनसर्टेनिटी है ना कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ईरान, इजराइल और इंडिया के क्या कंसर्न है ना, ये मैंने आपको बताया था कि मैं इस आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ। तो एक बार, जैसे अपन थोड़ा सा प्रीलिम्स में अपन डिले चल रहे हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज में, तो एक बार मैं इसको कवर कर लेता हूँ, फिर मैं ईरान इजराइल रिलेशन के ऊपर एक वीडियो बना के, स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप उससे क्या होगा, पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी है ना वो आ जाएगी। तो अपने लिए अभी आप तो कतर की लोकेशन, कतर के नेबरिंग कंट्रीज, और ये जो 2 एयर बेसेज हैं यूएस के, अल उदेद और अल असर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, अभी ना यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, 10th, वो अभी रिलीज हुई है। और इंडिया पहली बार, देखो, इंडिया की जो रैंक आई है ना वो आई है 99। तो पहली बार टॉप 100 में आया एसडीजी इंडेक्स में, ठीक है ना। जो एसडीजी इंडेक्स जो है ये पब्लिश करती है एसडीएसएन, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब सबसे पहले ना इसमें ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें अपन 2-3 चीज समझनी है। सबसे पहली जो चीज है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो अपन जानते ही हैं कि देखो, हमें डेवलप तो करना है किसी भी कंट्री को, किसी भी सोसाइटी को, पर ऐसे डेवलपमेंट इतना सस्टेनेबल होना चाहिए कि हमने क्या करना है, जो फ्यूचर की जो नीड्स है ना, आज का तो ध्यान रखना है, पर फ्यूचर की जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उसकी नीड्स को भी ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना है। इतना मतलब रेकलेस डेवलपमेंट नहीं करना कि फ्यूचर को पूरा ही कॉम्प्रोमाइज कर दे, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट गोल्स को हमने स्टैब्लिश किया। तो हुआ क्या कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, ये टोटल 17 गोल है, और 2015 में ना इसको अडॉप्ट किया गया था जितने यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है ना। अब इसके 1 से लेके 17 गोल्स हैं, ये मैं आपके साथ इस अलग से कभी डिस्कस करूंगा कि सस्टेनेबल सारे गोल्स कौन कौन से हैं। तो अभी देखो, एक तरीके से क्या है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ना, ये जो रिपोर्ट आई है ना, और ये रिपोर्ट रिलीज किसने किया है, एसडीएसएन ने, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये 2012 में बान की मून, तब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक है ना, सेक्रेटरी जनरल। तो उन्होंने उस टाइम पे रिलीज किया था, ठीक है ना, इसको स्टैब्लिश किया था। और ये डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में ही काम करता है, ये एसडीएसएन। तो उसने क्या किया, ये जो इंडेक्स है एसडीजी इंडेक्स, उसको पब्लिश किया है। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि सिर्फ एसडीजी जो टारगेट्स है ना, सिर्फ 17% ही टारगेट जो है ना वो ऑन ट्रैक है, जिसको आप 2030 तक, ये जो 15 साल में हमने 2015 से 2030 तक का टाइम फ्रेम था कि हमने 2030 तक ये सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, फुलफिल करने हैं, तो सिर्फ 17% ही जो एसडीजी टारगेट्स हैं वो ऑन ट्रैक है, ठीक है ना। तो सोचो मतलब, और ऐसा है कि 83% जो है, या तो उनमें लिमिट है या फिर वो ऑलरेडी उल्टा चलने लगे हैं, जब टारगेट की तरफ जाने के बजाय वो वापस पीछे आने लगे हैं, ठीक है ना। तो 2020 के बाद, मतलब पोस्ट कोविड एरा में अगर आप देखो, तो ग्लोबल प्रोग्रेस जो है ना वो रुक सा गया है, ठीक है ना, खास करके जो जीरो हंगर हो गया, एसडीजी 2। देखो, एक तो है ना ग्लोबल डायनेमिक्स ऐसे है ना कि चारों तरफ रीजनल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान इसराइल हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना, वेनेजुएला इशू हो गया। तो क्राइसिस ही क्राइसिस है चारों तरफ, ठीक है ना। लाइफ बिलो वाटर, वाटर को भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एसडीजी 14 इस पे भी हम काम नहीं कर पा रहे, इस पे भी प्रोग्रेस नहीं है। लाइफ ऑन लैंड, ठीक है ना, डिजर्टिफिकेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा लैंड हमारी एरिड हो रही है। एसडीजी 16 है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब देखो, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की इतनी कोई रिकग्निशन रहेगी नहीं, ना कोई वैल्यू रह गई है। तो हमने उसको भी ना, हम जो ग्लोबल रूल्स है उनको हम फॉलो करने की तरफ सारी कंट्री जो है एक साथ, मतलब एक कोई कॉमन ऐसा मिनिमम प्रोग्राम भी हमने नहीं बनाया है कि हम उसके लिए, या तो अगर एक कंट्री एक्स वाई जेड अगर वो अपना पावर, जैसे रशिया यूक्रेन ले लो, तो रशिया अपनी हेजेमनी हमेशा अपनी पावर को असर्ट करता है, ठीक है ना। तो वो अब हमें क्या करना है, जब भी आंसर राइटिंग करना है, देखो इंडिया के रेस्पेक्टिव में तो अपन नाम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, पर ऐसे टोटालिटी में अपने को एक बार पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये जो 3-4 गोल है ना, इस पे तो बिल्कुल ही रुक सा गया है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। अब G20 नेशंस की बात करो तो ब्राजील उसमें सबसे अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। और ओईसीडी कंट्री जो है उसमें चिली लीड कर रहा है। अब यूनाइटेड नेशन का रैंक क्या है, तो ये लास्ट है,
क्यों? क्योंकि ये सारे अब ट्रम्प के आने के बाद क्या है, इतनी ग्लोबल पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी है ना कि वो सारे जितने ग्लोबल एग्रीमेंट है सबसे पीछे हटता जा रहा है वो, ठीक है ना? क्योंकि उसको लगता है ट्रम्प का उनका ये सोचना है, डोनाल्ड ट्रम्प का, कि हम क्यों फाइनेंस करें इन सारे प्रोजेक्ट को, तो वो धीरे धीरे अपने आप को सारे उन चीजों से पीछे करते जा रहे हैं। तो उसका बट ऑब्वियस है कि यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक इसमें लास्ट आएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम सारे, मैंने बताया कुछ कुछ एरिया में ना हमने अच्छा काम भी किया है। जैसे SDG 9 वाले जो गोल है, मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज और इंटरनेट एक्सेस, इस पे हमने अच्छा काम किया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस SDG गोल 7, इस पे हमने अच्छा काम किया है। SDG 3 पे जो रिडक्शन है अंडर 5 और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, ठीक है ना, तो हमने हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा काम किया है। अब इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करो तो इंडिया की रैंक आई है 99, ठीक है ना। तो पहली बार इंडिया टॉप 100 में आया है और इंडिया की स्कोर है 67.0। तो इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा काम किया है, SDG 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रॉडबैंड में, और ये जो रिडक्शन है SDG 3 में। तो ये तीन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया जो है एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, त्रिपुरा ने ना फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया है। अब देखो, एक तो लिटरेसी होता है कि अपन साइन करने की बात करके बस अपना नाम लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, हो गया। एक होता है फुल फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है ना। अब ये फुल फंक्शनल लिटरेसी ना, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था मिजोरम भी बन गया था, ठीक है ना। उसके पहले अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो लद्दाख पहला था, ठीक है ना। लद्दाख अपन जानते हैं, लद्दाख जो है सबसे पहला था, ठीक है ना। पर वो लद्दाख जो है पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जिसको 2024 में फुल लिटरेट जो है डिक्लेयर किया गया था, बाद में फॉलोड बाय गोवा एंड मिजोरम, ठीक है ना। तो गोवा और मिजोरम तो फुल फ्लेज स्टेट्स हो गए। तीसरा स्टेट ज्वाइन किया है त्रिपुरा, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन है कि अगर कोई भी 100% नहीं देखा जाता, अगर 95% से ज्यादा लोग फुली फंक्शनल लिटरेट हो जाते हैं तो उस स्टेट को फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो त्रिपुरा में 95.6 है, गोवा में तो 99.6 चला गया है, ठीक है ना, 99.6 से भी ज्यादा, ठीक है ना। गोवा की अगर आप बात करते हो तो गोवा की रैंकिंग काफी, मतलब गोवा में ऑलमोस्ट, ठीक है ना, गोवा बात करता है तो गोवा 99.6 को भी, 99.6 या 99.7 है, और मिजोरम में भी 98% था। मिजोरम की भी जब बात की गई थी तब उसमें बोला गया था जो फुली फंक्शनल लिटरेसी रेट है वो कितना है, 98% है नियरली, और इधर 99.67 या 7% क्या हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो फंक्शनल लिटरेसी की अगर अपन बात करें तो इसमें ना दो तीन चीजें देखी जाती है। एक तो ना इसमें ना एक टेस्ट होता है, बेसिकली उस टेस्ट को बोलते हैं FLNAT। मैं यहाँ लिखता हूँ FLNAT, ये आप भी दे सकते हो, कोई भी दे सकता है। इसका नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि फुल फंक्शनल लिटरेसी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक तो इसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आप रीडिंग और राइटिंग बेसिक स्किल्स होना चाहिए, लिखने का पढ़ने का। अर्थमेटिक आना चाहिए, ठीक है ना। और सिर्फ अर्थमेटिक नहीं, जैसे आप हेल्थ हाइजीन इन सारे प्रॉब्लम से भी जो है कैसे आप जो है जो डेली टास्क है उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी आप समझ सकते हो, सोसाइटी में अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस है, आप साइंस को रीड कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, मनी मैनेज कर सकते हो, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एनवायरमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो, सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जिस इस प्रोग्राम के थ्रू अंडर में डिक्लेयर किया गया उड़ीसा को, उस प्रोग्राम का नाम है उल्लास, ठीक है ना। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास के साथ एसोसिएटेड है। तो उल्लास जिसको है ना, इसको न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी अपन बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी 2020 उसके साथ अलाइन किया गया है, NEP के साथ, ठीक है ना। तो टारगेट ग्रुप क्या है, जो भी 15 से ज्यादा एज के जो लोग हैं, एडल्ट हैं, उनको एजुकेट करना, ठीक है ना, जिन्होंने जिन्होंने अपनी फॉर्मल स्कूलिंग को मिस कर दिया है। तो ये उल्लास के साथ जो है इसी स्कीम के थ्रू जो है अंडर में जो है ना त्रिपुरा ने फुल फंक्शनल जो है लिटरेसी अभी अचीव किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अगली जो आर्टिकल है ना वो है बेसिकली एस्टिमेट कमेटी की, ठीक है ना। अब एस्टिमेट कमेटी ना अगर आप देखो तो सबसे पहली बात, ठीक है ना, अभी हुआ क्या एक्चुअली, जो ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर, तो उन्होंने नेशनल जो कॉन्फ्रेंस एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट ड्यूटी मुंबई में उसकी 75th यूनिवर्सिटी पे उस जो है वहां पे उन्होंने भाषण दिया है और संबोधित किया है पूरे जो बॉडी थी सारे स्टेट की, जितनी लेजिस्लेटिव बॉडी और पार्लियामेंट की जितनी भी स्टेट एस्टिमेट कमेटी आए थे वो सारे, ठीक है ना, कि क्या बजटरी रिफॉर्म्स किस तरीके से किया जा सकता है, बजट में और ज्यादा क्या किया जा सकता है। तो नाम से पता लग रहा है एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये फिनांस और बजटिंग से एसोसिएटेड कमेटी है। तो ये कमेटी ना 1950 में बनाई गई थी, ठीक है ना, पहली बार। 30 मेंबर होते हैं, और ध्यान रखने वाली बात है कि सारे के सारे लोकसभा के ही होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ लोकसभा से। टर्म जो है 1 साल का होता है, ठीक है ना, तो हर साल इलेक्ट होते हैं ये। और चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो। पर ध्यान रखना, कोई भी मिनिस्टर, ठीक है ना, इस कमेटी में नहीं होता। अगर गवर्नमेंट का कोई कैबिनेट का मिनिस्टर है या ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी जो मेंबर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आने के बाद अगर वो आ गया या इसका मेंबर था और वो मिनिस्टर बन गया तो इस ठीक है ना, तो कमेटी से ऑटोमेटिकली जो है ना ही सीज टू बी पार्ट ऑफ द कमेटी,
ठीक है ना, तो वो अपने आप बाहर हो जाएगा कमेटी से। दूसरी बात, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ आपको। एक कन्वेंशन है, ठीक है ना। कन्वेंशन ये है कि जनरली जो चेयरपर्सन होगा ना, वो आज तक ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बस ये कन्वेंशन है, चला आ रहा है, ये परंपरा है। जो चेयरमैन बनाते हैं ना, सॉरी चेयरपर्सन, ठीक है ना, मैन जो है वो थोड़ा जेंडर न्यूट्रल वर्ड नहीं है, तो हम आजकल कोशिश करते हैं कि हम लोग जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज करें, तो चेयरमैन या चेयरवुमेन लिखने की जगह अपन चेयरपर्सन जो है वो अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है ना, वो अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो चेयरपर्सन में अगर आप देखो, तो एक कन्वेंशन है कि इसमें ना जो लीडर, जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, वहां से, ठीक है ना, ऑपोजिशन से जो भी कोई मेंबर होंगे लोकसभा के, उनको बनाया जाएगा इसका चेयरपर्सन, ठीक है ना। टर्म ऑफ ऑफिस मैंने बताया 1 साल का है, ठीक है ना। ये एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना, जो पॉलिसीज हैं, क्या इंप्रूवमेंट किया किस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या और जो है क्या उनके सजेशंस हैं अलग अलग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, वो बताते हैं, ठीक है ना। पॉलिसी सजेशन भी देते हैं, कितना खर्चा है उसको एक्सपेंडिचर को वो भी एवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। पर एक चीज ध्यान रखना, ये कमिटी ना पब्लिक अंडरटेकिंग जो है उस पे काम नहीं करती, ठीक है ना, क्योंकि एक कमिटी अलग से ही होती है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो ये अलग से इंडिविजुअल, ये जो है ना अलग से एक इंडिविजुअल कमिटी खुद ही अलग से, ठीक है ना, सेपरेट कमिटी है, तो इसके लिए इस कमिटी पे काम नहीं करती पब्लिक अंडरटेकिंग पे, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सिंपल आर्टिकल है ये भी, ठीक है ना। अभी नया न्यूज आया है नव्या के बारे में, एक ये पायलट इनिशिएटिव है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स है ना, उनको कैसे स्किल दिया जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको लॉन्च पहले किसने किया है। पहले तो ये नव्या क्या है ये बताता हूँ। नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग देना है किनको, यंग एडोलेसेंट गर्ल्स को। कौन सी, 16 से 18 एज के ग्रुप वाली, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है, मिनिमम क्लास 10 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, क्लास 10 जो है वहां तक पढ़ी होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन। तो ये टारगेट ग्रुप है। अभी इसको हम पायलट प्रोजेक्ट की तरह चला रहे हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इन 19 स्टेट के 27 डिस्ट्रिक्ट में अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी लॉन्च करेंगे, खास करके कुछ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। तो और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, किसने चालू किया ये, ठीक है ना, इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें जो भी एडोलसेंट गर्ल्स है ना, उनको हम स्किल देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, और जब स्किल कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो बट ऑब्वियस अगर उनके पास स्किल है और वो पढ़ी लिखी भी हैं, तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगे। तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उनको प्रोवाइड करना है, पर वो कैसे प्रोवाइड होगा, अगर हम उनको स्किल दे देंगे, तो स्किल अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्जन लेके आता है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो इशू है ना, देखो इंडस्ट्री डिमांड कुछ और है, और एकेडमिक जो है ना, वो एकेडमी जो हम एकेडमिक से पढ़ के आ रहे हैं ना, इनके बीच में एक एकेडमी और इंडस्ट्री गैप है। इंडस्ट्री की डिमांड XYZ है, पढ़ाते अपने को कुछ और ही है। तो यहाँ पे अगर स्किल को ना अगर हम ब्रिज कर देना, तो एक तरीके से स्किल, अगर एडिशनल स्किल दे दें जो एकेडमिक कोर्स के साथ है, और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो रेलिवेंट है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें ये एक तरीके से हमारा जो गोल है, विकसित भारत बाई 2047, जब इंडिया की आजादी के 100 साल हो जाएंगे 1947 से 2047, तो उसकी तरफ एक सेल्फ रिलायंट जो ग्रोथ जर्नी है उसकी तरफ जाने के लिए, क्योंकि देखो 50% किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, वो उसकी फीमेल है, और फीमेल जो है ना, अगर वो विमेन वाला पार्ट अगर बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है ना, तो आप समझो कि कंट्री को प्रोग्रेस करने से शायद ही कोई रोक सकता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है ना। ये आर्टिकल क्या है, ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट पब्लिश किसने किया है, WMO ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसको पहले IMO बोला जाता था, 1873 में बना था, बाद में 1950 में यूनाइटेड नेशन ने इसको रिप्लेस करके WMO बना दिया। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, मीटेरोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इन सारे फील्ड से जो है इनका फोकस एरिया है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि एशिया ना 2024 जो था ना, एशिया का सबसे गर्म साल था ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। और देखो एक्चुअली एशिया ना दुगनी रफ्तार से, जो ग्लोबल एवरेज है ना, उससे डबल स्पीड से एशिया जो है ना वो वार्म हो रहा है, ठीक है ना। एशिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.04 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, मतलब 30 साल पहले जितना एवरेज चल रहा था ना, उससे 1 डिग्री, 1.04 डिग्री ज्यादा है, और ये जिसको ना वार्मेस्ट या सेकंड वार्मेस्ट ईयर जो है रिकॉर्ड पे बनाया है 2000, ठीक है। अब अगर आप देखो तो हम बेसिकली, अगर आप 91 से 2024 का फेज देखो ना, ये 30 साल का, तो 61 से 90 का जो है ना, ये 30 साल, और इस 30 साल के पीरियड में ऑलमोस्ट जो हमारा वार्मिंग ट्रेंड है ना, डबल हो गया है, ठीक है ना।
तो इंडिया स्पेसिफिक हाईलाइट, इंडिया में तो अपने को पता है उत्तर प्रदेश से और कुछ सराउंडिंग रीजन में हमें लास्ट ईयर कुछ जगह पे 50 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिले, ठीक है ना, मतलब 49.8, 49, 50 और कई जगह तो 50.2, 50.3 तक भी याद है मेरे को, वहां तक भी हम पहुंच गए थे। हालांकि देखो 2024 का जो मानसून था ना बहुत नॉर्मल था, 108% था पुराने एवरेज से, तो 100% ठीक है, जितना था उससे थोड़ा सा ही ज्यादा था। पर वो केरला के अंदर हमें बहुत हैवी रेनफॉल देखने को मिला, लैंडस्लाइड भी हुई, जिसके कारण 350 डेथ जो है वो फाइनली आई। तो इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया जाता है, और कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटी की भी बात की जाती है, जिसमें 3 जो बे ऑफ बंगाल में आए थे, फेंगल, दाना और रेमल, और एक आसना, ठीक है ना, ये। तो ये जो है अरेबियन सी का एक ही आया था, ये बहुत रेयर इवेंट था, ठीक है ना, 1891 के बाद हमें ये देखने को मिला था। तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ जो क्लाइमेट है एशिया का, उसकी 2024 की रिपोर्ट थी। इंपॉर्टेंट बस ये है कि डब्ल्यूएमओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डब्ल्यूएमओ क्यों रिस्पॉन्सिबल है, और आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया स्पेसिफिक हाईलाइट और एशिया में क्या ट्रेंड है, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।